माता की। मैं देख रहा हूं कार्यकर्ता बैठक की जगह भाई सोनू भील ने भाषण करते हुए कहा गरीब लोग हैं। तो हिंदुस्तान की राजनीति में जब कोई चुनाव आता था तब सारी राजनीतिक पार्टियां अपना एजेंडा लेकर आती। चाहे 1972 के चुनाव में इंदिरा जी गरीबी हटाओ का नारा लेकर आई, चाहे जनसंघ जनता पार्टी संपूर्ण बदलाव का नारा लेकर आए। हम आएंगे सत्ता में, लोगों का जीवन सुधारेंगे। हम आएंगे सत्ता में, लोगों की आजीविका के प्रबंध करेंगे। हम सत्ता में आएंगे, नौजवान के सामने रोजगार के नए अवसर खड़े करेंगे। एजेंडा लेकर आते थे। राजनीतिक पार्टियों के चुनाव के एजेंडे में भारत का किसान होता था, भारत का जवान होता था, भारत का मजदूर होता था, भारत का बेरोजगार व्यक्ति होता था। भरोसा देते थे समाज को। इसलिए जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कांटे बिछा दिए जाते हैं, ऐसी दीवारें खड़ी कर दी जाती। उस मजदूर की बात। और इसीलिए आज मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना, जवान की बात नहीं, किसान की बात नहीं, मजदूर की बात नहीं, कच्ची बस्तियों की बात नहीं। कच्ची बस्तियों की बात इतनी जरूर होगी, देख लेना। अगर तुम्हारी बस्ती से प्रहलाद गुंजल चुनाव जीता तो नगर निगम हमारी है, राजस्थान सरकार हमारी है, बुलडोजर चला दिया जाए। मैं आज आंवली रोजड़ी की धरती पर खड़ा होकर यह कहना चाहता हूं, यहां से लेकर अनंतपुरा की बल्डा बस्ती तक लोगों में भय बैठा दिया गया। प्रहलाद गुंजल को चुनाव जिता दिया तो बस्तियों का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, मोदी जी से सवाल करना चाहता हूं। देश में लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है। भारत की जनता को अपने मन का प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिल रहा है। लोकतंत्र का बसंत पर्व है। पुराने पत्ते झड़ेंगे, नए पत्ते आएंगे। उस उत्सव को मनाने के लिए गरीब आदमी को, मजदूर को, कच्ची बस्ती को स्वतंत्रता नहीं, तुम अपनी मर्जी का फैसला करोगे। सत्ता के खिलाफ फैसला हो गया तो बुलडोजर चला दिए जाएंगे। क्या ये भारत में प्रजातंत्र बचने के संकेत हैं? क्या ये लोगों के विश्वास पर डकैती नहीं है? ये लोगों के विश्वास के साथ गुंडागिर्दी नहीं है। भारत में गलत परंपराएं डाली जा रही है। भारत के व्यक्ति को गुमराह किया जा रहा है। भारत के मन मस्तिष्क को इस तरीके से भ्रम में डाल दिया गया। सोशल मीडिया पर एक आदमी 50 रुपए की खुराक लेकर आएगा, तन बदन पे ढंग के कपड़े नहीं, और जोर से कहेगा चुनाव के समय। कोई एंकर चलाकर पूछेगा 100 रुपए लीटर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक किलो बैरल की कीमत जब 49 रुपए थी तब भी 100 रुपए था, अब 39 रुपए हो गई है, तब भी 100 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल हो रहा है। आपको क्या कहना है? आपको महंगाई नजर नहीं आ रही? नहीं नहीं नहीं, 400 रुपए लीटर में खरीद लेंगे, लेकिन मोदी जी को लाएंगे। मोदी जी रहेंगे तो देश बचेगा। मोदी जी नहीं थे तो ये देश खतरे में था। और मुझे कभी कभी आजकल बहुत तकलीफ होने लगती है। 75 साल हो जाएंगे सितंबर में। भगवान मोदी जी को लंबी उम्र दे। कभी 100 बरस पूरे हो गए तो ये देश तो खत्म हो ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। आखिर इस मुल्क की राजनीति में हम किस प्रकार के पैरामीटर्स की स्थापना करना चाहते हैं
किस प्रकार से भ्रम में जीना चाहते हैं। और भारत का गरीब और आम मतदाता जिसको मांगना चाहिए भारत के चुनाव में, मैं कहा हूं किसान, भारत के चुनाव में मैं जवान पढ़ा लिखा बेरोजगार किस दल के एजेंडे में हूं, मैं मजदूर, मेरी महंगाई किस दल के एजेंडे में है, तब मैं वोट करूंगा। इस सोच को ही कुंद कर दिया, आपके सोच को तो कह दिया मोदी है तो हिंदू बचेगा, नहीं तो जैसे मुसलमान खा ही जाएंगे। क्या इस मुल्क में मोदी नहीं थे तब हिंदू मुसलमान सौहार्द से नहीं रहते थे? क्या भाईचारा नहीं था? क्या देश का सामाजिक सौहार्द खतरे में था, चुनौतियों में था? और इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं, अगर देश में सबसे बड़ी आज तकलीफ की बात है तो भारत का बिगड़ता हुआ सौहार्द है। और बिगड़ते हुए सौहार्द को आग लगाने का काम भारत की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मैं हमेशा चिल्लाकर कहता हूं, तुम सनातन की परंपराओं का सत्यानाश कर रहे हो, सनातन के नाम पर इस मुल्क की आंखों में धूल झोंक रहे हो। सनातन सहिष्णुता का नाम है, सनातन में सब समाज आए, सबको गले लगाकर चले, उसका नाम है। तुम हमारी परंपराओं को झोंक रहे हो। हम वासुदेव कुटुंबकम की परंपरा के लोग हैं। और मैं जब वासुदेव कुटुंबकम की बात करता हूं, न जाने कितने हजारों मोदी जी पैदा हो गए होंगे, चले गए होंगे। सनातन कालीन परंपरा वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है, ये हिंदुत्व की हमारी परंपरा है। जब हम सारे संसार को हमारा परिवार मानते हैं, पुरानी परंपरा में तो हिंदू भी आ गया, मुसलमान भी आ गया, फारसी भी आ गया, ईसाई भी आ गया, सिख भी आ गया। फिर ये नई संस्कृति कौन सी पैदा हो गई जिसमें केवल हिंदू और नहीं तो मुसलमान मर जाएंगे, मार देंगे। अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए देश के सामाजिक सौहार्द को दांव पर लगाने की जो परंपराएं पड़ गई है, उसमें धर्मांधता की स्मेक और राष्ट्रवाद, मैं कहता हूं ये राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्रवाद के नाम पर धोखा। राष्ट्रवाद उसे कहते हैं, हम बचपन में पढ़ा करते थे, मेरी उम्र की बहनें बैठी है, मेरे उम्र के कई महानुभाव बैठे हैं, जब स्कूल में जाते थे तब कहते थे विविधता में एकता भारत की विशेषता, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। हम गंगा जमनी तहजीब की परंपरा के मुल्क है, हमारी परंपरा को दुनिया सलाम करती है। मैं कह रहा हूं, क्या आज अनेकता में एकता बची है? क्या गंगा जमनी तहजीब इस मुल्क में बची? और सरकार अगर इस मुल्क में इस प्रकार का वातावरण पैदा कर रही है तो फिर इस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी आम आदमी की होगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं प्रहलाद गुंजल जब लोकसभा का चुनाव लड़ने आया, आंवली रोजड़ी के लोग जानते होंगे, 2003 में मैं आपका विधायक था। और जब यहां आकर हाउसिंग बोर्ड और यूआईटी ने आपके जीवन में खलल करने का प्रयास किया, राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज भी इस बात की गवाही दे रही है। मैंने खड़े होकर राजस्थान की विधानसभा में कहा, मुख्यमंत्री जी कहां जाकर लोगों के जीवन में खलल डाल रहे हो? हम जब पैदा हुए होंगे तब शहर का व्यक्ति कभी भूले बिसरे जंगल में भटकते आंवली रोजड़ी चला जाता था, तब लोग कहते थे हाँ ऐसी भी जिंदगी जंगल में, हाउ एडवेंचरस, कैसा प्राकृतिक चुनौतियों का, संकट का, परेशानियों का जीवन, ऐसे भी लोग रहते हैं। वो चलकर शहर के जीवन में व्यवधान डालने नहीं आए, शहर भागता भागता उनके चौखट पर पहुंच गया। कल तक जो चुनौतीपूर्ण जीवन जीते थे, जिनके आज शहर में बसने वाला व्यक्ति, इस मुल्क के 90% शहर वैसे ही बसे हुए हैं बिना पट्टे के। शहर में बसने वाले की जरूरत, एक दुकान थी तो मकान के नीचे दुकान बना ली, और गांव में बसने वाले की जरूरत पेट खुद का और देश का पेट पालने के लिए 100 बीघा खेत की जरूरत थी, 5 बीघा बाड़े की जरूरत थी, तो जरूरत के हिसाब से बना लिया। आज तुम्हें वो अतिक्रमी नजर आ रहे हैं, तुमने उसके दरवाजे जाकर उसके जीवन को झकझोर दिया, उसके जीवन को उलट पुलट कर दिया। और तकलीफ है जिसकी
सैकड़ों पीढ़ियों ने, जिसकी 50 पीढ़ियों ने जंगल की ऐसी जिंदगी जी है जिसकी कल्पना भी भयानक हो सकती है। मैंने देखा अवली रोजड़ी के मेरे बचपन में बूढ़ों को घुटनों के बल टिककर बहते हुए नाले में पानी पी लिया करते थे। ऐसा जीवन जीने वाला समाज, और आज शहर भागता भागता उसकी चौखट पर चला गया तो तुम उसकी जिंदगी को बहुत ही बदनाम कर दो। अतिक्रमी है, इतने करोड़ों की जमीन मुक्त करा दी है, किस परंपरा में ले जाना चाहते हो? क्या अंग्रेजों के सोच को आज भी तुम इस भारत की राजनीति में जिंदा रखना चाहते हो? और आपको पता होगा, मैंने कभी अतिक्रमण का पक्ष नहीं लिया, लेकिन मैंने दबाकर ये कहा है, हर व्यक्ति का सपना होता है जीवन में एक बार सर ढकने के लिए 2 गज जमीन का टुकड़ा लेकर मकान बना ले। शहरों में बड़े बड़े धनपति कोई कब्जे करके मकान बनाते हैं तो सरकारें उनको रेगुलाइज करने की चिंता करने लग जाती है, और जब गरीब मकान बना लेता है तो अतिक्रमी बनाकर शहर की छाती पर पफोला बताकर मीडिया भी लिखेगा इतनी जमीन पर कब्जा, ये विकास की छाती पर पफोला है। सरकारें उनके उजाड़ने की चिंता करने लग जाती है। तब मैं कहता हूं, बसने से पहले रोक दो, बसने के बाद उजाड़ा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं ये बात कहता रहा, कब खड़ा नहीं हुआ मैं अवली रोजड़ी के लिए, लेकिन मुझे तकलीफ है मुझे। इस धरती पर यहां से लेकर रामगंज मंडी तक एक एक गांव को पानी की पाइपलाइन, एक एक गांव को पानी की पाइपलाइन। मेरे बाद 20 साल का समय गुजर गया, जो मैं मंजूर करा के गया था आज भी लोग उससे महरूम हैं। आखिर क्या कर रहे हैं जनप्रतिनिधि? काम करने की जरूरत ही नहीं है, तकलीफ की जरूरत ही नहीं है। हिंदू मुसलमान का नारा लगाएंगे और सारे लोग एक तरफा आ जाएंगे, और फिर कोई नहीं मानेगा तो कहेंगे जयपुर में सरकार हमारी है, भजन लाल जी भजन कर रहे हैं, तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हें भजन करवा देंगे। ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है, और इसलिए मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब लोकतंत्र में सरकारें परंपराएं तोड़ने लग जाए तो फिर मसाल जनता को पकड़नी होती है। आओ हम तख्त पलट देंगे, तख्त पलट देंगे। क्या ये विचार मर गया भारत के जनमानस का? ऐसी सरकार जिसके लिए कहते थे अंग्रेजों के राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता, हिंदुस्तान में अस्त होता है तो कभी अफगानिस्तान में उदय हो जाता है, और अफगानिस्तान में अस्त होता है तो कहीं ऑस्ट्रेलिया में या कहीं दूसरे देश में, चाइना में उदय हो जाता होगा। इतनी बड़ी ताकतवर सत्ता, और उस ताकतवर सत्ता जब जुल्म करने लगी, व्यवस्था अराजकता करने लगी, तो एक लंगोटीधारी महात्मा ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, जनता आई है। तब इस मुल्क की जनता ने मसाल पकड़कर दुनिया की ताकतवर सत्ता को इस हिंदुस्तान के बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या आज ऐसी स्थितियां नहीं बन रही कि फिर जनता को मसाल पकड़नी पड़े? क्या कोई गरीब का खैर ख्वाह है? क्या बिरला जी के एजेंडे में किसान है? क्या मदन दिलावर के एजेंडे में किसान है? क्या भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की पर्ची सरकार के एजेंडे में यहां का मजदूर है, उसकी तकलीफ है, उसकी परेशानी और उसके समाधान का रास्ता? रास्ते की जरूरत ही नहीं है। मदन दिलावर तो कहते हैं ना, मुझे मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं, तब हिंदू क्यों करते हैं? कहां ले जा रहे हैं देश को? क्या देश इन्हीं परंपराओं से आगे बढ़ेगा? और इसीलिए मैं आज अवली रोजड़ी से कहना चाहता हूं, अपने अंदर सोए हुए इंसान को जगाओ। ये भय तो कायरों को खाता है, मेरे साथ क्या होगा, मेरा धंधा चला जाएगा, मकान चला जाएगा। अगर ये सोचा होता भगत सिंह 23 साल के नौजवान ने फांसी के रास्ते पर नहीं गया होता तो आज तुम आजादी के इस खुले माहौल में नहीं बैठे होते। ये सोचा होता राजगुरु सुखदेव अस्फाकुल्ला खान ने कि कौन फांसी पे जाए, तो आज
प्रहलाद गुंजल को ये भाषण करने का अधिकार नहीं होता। 9.25 साल 8 साल 342 दिन जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के अंग्रेजों की जेलों में नहीं रहा होता तो आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता नहीं मिलता। उन लंगोटीधारी संत ने इस मुल्क को नहीं जगाया होता। उठो, अपने साथ न्याय और इंसाफ की इबादत स्वतंत्र भारत की खुद अपने हाथों से लिखो। जनमानस आंदोलित हो गया, अंग्रेजों की सत्ता हिल गई। अगर ये नहीं हुआ होता तो चाय वाला बनने का नोटक करके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता नहीं बनता। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विदेश की धरती पर जाकर जापान के 50,000 भारतीय युद्ध बंदियों को जोड़कर आजाद हिंद फौज का निर्माण करके संघ का आह्वान नहीं किया होता, हजारों लोगों की शहादत की बुनियाद पर यह इमारत खड़ी हुई नहीं होती तो आज अमित शाह को इस मुल्क में गुंडागिर्दी करने का मौका नहीं मिलता। और इसीलिए अमली रोजड़ी के लोगों से कहना चाहता, झूठे नारों में आना बंद करो, बंद करो बेईमानी के इन झांसों में। पूछो किसके एजेंडे में गरीब है, पूछो किसके एजेंडे में पानी, बिजली, सड़क, न्याय और इंसाफ है, किसके एजेंडे में किसान के पसीने की पूरी कीमत का हिसाब है, किसके एजेंडे में लेबर चौराहे पर सुबह सुबह ठेकेदार की तरफ भागकर मैं चलूंगा। ठेकेदार एक मजदूर शो, शाम को रोटी की चिंता, उसकी रोटी के प्रबंध की चिंता किसके एजेंडे में है, ये सोचना शुरू करो, तब जाकर तुम्हारे साथ न्याय होगा। मदन दिलावर की तरह सोचोगे हिंदू और मुसलमान तो लड़ लड़ के मर जाओ, तुम्हारे साथ न्याय नहीं। बिरला जी की फपकियों में आओगे। अगर प्रहलाद गुंजल जीता तो बस्तियां उजाड़ देंगे, बस्तियां उजड़े न उजड़े तुम्हारे हक अधिकार उजड़ गए, उनका खून हो गया, उनका कत्ल हो गया। भारत के प्रजातंत्र के बसंत पर्व में अपनी मन मर्जी से मन नाच कर अपने हृदय आत्मा का फैसला करने का खंजर मारकर उस भाव का खून कर दिया। क्या ये अपराध नहीं है? और अगर अपराध है तो अपराध को सजा देने के लिए भारत का जनमानस खड़ा होना चाहिए। इतनी ही मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा। बाद में कभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठूंगा, चर्चा करूंगा। मैं यहाँ के पार्षदों से, कांग्रेस के लोगों से कह रहा हूं, अभी तो ये डर और सताने लग गया, कोई बोलेगा तो बंद कर देंगे, कोई बोलेगा मुकदमा लगा देंगे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या ये मुकदमा लगाने की, मुकदमा बनाने की व्यवस्था भारत की जनता के हित में है, उसके लिए है, या उसको डराने के लिए है? जब रक्षक भक्षक का काम करने लग जाए, जिसके जिम्मे रक्षा का काम है वो खाने लग जाए, बाढ़ खेत को खाने लग जाए, तो उस बाढ़ को जला देना चाहिए, उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अगर प्रहलाद गुंजल ने कहा वो आपकी अंतरात्मा को एक एक शब्द सही लगा है तो जरा जोर से कहो, अब बाढ़ को खेत नहीं खाने देंगे, नहीं खाने देंगे। और इसलिए आज आप लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूं, डरो मत, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीखो। बहुत समय हो गया, इस सरकार को 1.5 साल दे दिया, बिरला जी भी साल भर से दिल्ली में मौज कर रहे हैं, मेरा गरीब रो रहा है। प्रजातंत्र में लोकसभा अगर सत्ता का मंदिर है तो उस मंदिर का पुजारी, उस मंदिर का देवता प्रधानमंत्री नहीं है, उस मंदिर का देवता गरीबी की अंतिम रेखा पर बैठा हुआ आम आदमी है। प्रधानमंत्री केवल प्रधान पुजारी है। अब पुजारी देवता बनने लग गए और देवता नौकर बनने लग गए, मंदिरों में झाड़ू लगाने वाले। कैसी परंपरा इस मुल्क में आ गई। और इसलिए मालिक बनो, उठो, कहो जालिमों,
इतनी ताकत है तुम्हारे कानून में, गरीबी की चुनौती से बड़ा भय कोई दूसरा नहीं हो सकता। जो गरीबी से लड़ सकता है, पेट की भूख से लड़ सकता है, जीवन की परेशानी और चुनौतियों से लड़ सकता है, भाजपा के सत्ताइयों, तुम्हारी सत्ता से लड़ने में उसे नाखून बरोबर भी जोर नहीं आएगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता अब खड़ा हो जाए, यहाँ की जनता के हक अधिकार के लिए लड़ाई की योजना बनाए। जब आवाज दोगे रात के 2 बजे भी हाजिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।